हेलो गाइस, माय नेम इज़ सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग सिडमेनिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की सेकंड कॉमिक्स, जिसका नाम है रोमन हत्यारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात बहुत पुरानी है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रण कौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर ने एक ऐसे खतरनाक साधन का प्रयोग किया था जिसकी कोई काट नहीं थी और जो अकेले ही हारी बाजी को जीत में बदल सकता था। और यह रहस्यमय साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीम शक्ति थी और थी गजब की ताकत। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई, और उन हाथियों के भड़कने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यह वही टोप है, समझे? वाह, यह तो हमारे म्यूजियम की सबसे नायाब चीज होगी। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडरों में खड़े ये चारों व्यक्ति कुंदनपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर डिसूजा। ये चारों जानते हैं कि जो भी हो, टॉप म्यूजियम तक पहुंचाएगा मेयर साहब, अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसी को बनाएंगे। और इस प्रकार शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरे कुंदनपुर को हिलाकर रख दिया, और शुरुआत तिवारी जी ने करी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस रोमन टॉप की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़न छू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं, यह फंदा मेरे रोमन टॉप की रखवाली करेगा। और इतना सोचकर तिवारी जी सो जाते हैं। उधर तिवारी जी की आंखें लगी और श्रीवास्तव बाबू ने टेंट में प्रवेश किया। वाह, इतनी आसानी से काम हो गया। हा हा हा, अब यह रोमन टॉप मेरा है। इससे पहले कि कोई जगह मैं रातों रात रफू चक्कर आ। पर खान साहब भी घात लगाए बैठे थे। खान साहब टॉप को लेकर भाग ही रहे थे कि भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। बड़ी जल्दी में थे खान साहब, कहीं जा रहे थे क्या? कहीं नहीं डिसूजा भैया, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, कहीं सांप वाप ने काट लिया तो कब्र बन जाएगी मेरी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसा करो ये टॉप ऊपर फेंको, बदले में एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा बस। अपनी जान बचाने के लिए खान साहब को टॉप देना ही पड़ा। लेकिन भागते वक्त डिसूजा उस फंदे में फंस गया जो सबसे पहले तिवारी जी ने वहां पर बनाकर रखा था। इस चीख पुकार को सुनकर तिवारी जी की आंखें खुली। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? और तिवारी जी ने देखा, डिसूजा तुम? अरे बातें बाद में करना, पहले मुझे नीचे उतारो। लेकिन तिवारी जी अपना टॉप लेकर वहां से चलते बने। अगले दिन अखबार में खबर छपी, नगर मेयर द्वारा श्री एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त। अगले दिन आईजी राजन के बंगले में, कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो। थैंक यू कैप्टन। आओ बेटे, कहो कैसी है तुम्हारी कमांडो फोर्स? मेरी नहीं, आपकी पापा। इन सब की इजाज़त आपने ही तो दिलवाई है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं देश के अलग अलग शहरों में इन्हें भेजूंगा, जहां ये कमांडो फोर्स की शाखाओं को स्थापित करेंगे और पुलिस को अपराध खत्म करने में पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोचकर तो मैंने तुमको इस सब की इजाज़त दिलाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। मेरा वादा है पापा, मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उभर रहा था। हाँ, म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, ये सब डिसूजा और खान के कारण हुआ। तिवारी कमीने, देख लूंगा तुझे और बाकी दोनों को भी। अगर श्रीवास्तव और खान टांग ना अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर ना बन पाता। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थी, तब कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया व्यस्त थी। ये रही एक रोमन पोशाक, इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और ये रहा मेरा प्यारा रोमन टॉप। दो हाथ टॉप को उठाने के लिए आगे बढ़े, परंतु टॉप को छूते ही अलार्म बज उठा। ये क्या? पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद है, दरवाजा तोड़ दो। परंतु कमरे के अंदर घुसते ही वो एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने इसका पूरा फायदा उठाया। रोमन सैनिक ने म्यूजियम में तबाही मचा दी। वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से एक कार आ रही थी। यह क्या? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है।
पर मैं रुकूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा, लेकिन फिर भी कार एक झटके के साथ रुक गई। अगले ही पल ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरा। कार एक झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। और सुबह सुबह ये न्यूज़ टीवी में हर जगह छाई हुई थी। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपेल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का साम्राज्य ही नजर आ रहा था। हा हा, मुझे तो हंसी आ रही है। देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थरथर काँप रहे हैं। तुम नहीं जानते जैकब, उस टोप को पहनने से असीमित ताकत आ जाती है और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। एयरपोर्ट पर सैनिक पहरा दे रहा है, परंतु एकदम से सीन बदल जाता है और रोमन सैनिक किनारे पर खड़े एक लड़ाकू विमान की ओर बढ़ चला। अरे, इस वक्त कौन पायलट प्लेन उड़ा रहा है? हेलो 501NT, अपनी पहचान दो वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। शीघ्र ही दो अन्य लड़ाकू विमान उस चोरी किए गए विमान के पीछे चल पड़े। और उधर चैपल की छत पर, समझने की कोशिश करो जैकब, मुझे पूरा यकीन है वह टॉप मुझे मारने के लिए ही चुराया गया है। और ये काम या तो श्रीवास्तव का है या खान का या फिर डिसूजा का। फिर भी तुम चिंता मत करो तिवारी, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को कभी मरने नहीं दूंगा। यह मेरा इलाका है। चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। अब तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक या तो मरकर पहुंच सकता है या उड़कर। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस लड़ाकू विमान ने बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया और इमारत के परकच्चे उड़ा दिए। तोप एक बार फिर गरजी और तिवारी जी के चिथड़े चारों तरफ बिखर गए। पीछा करने वाले लड़ाकू यान अब दूर नहीं थे। तुमने देखा राकेश? हाँ, अब और कोई चारा नहीं है। हमें इसको नष्ट करना ही पड़ेगा। समुद्र की तरफ खदेड़ो इसे। सैनिकों ने विमान तो खदेड़ दिया, लेकिन वो रोमन सैनिक अंधेरे का फायदा उठाकर सकुशल बाहर निकल चुका था। हा हा, एक गया, दो बाकी हैं। मैं अब भी कहता हूँ आईजी साहब, वो रोमन हत्यारा मरा नहीं है। वह ऐसे मामूली हादसे में मर ही नहीं सकता। मामूली? आप ऐसे एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हैं? खैर मिस्टर डिसूजा, मैं आपको कोई ठोस खबर मिलने तक एक ही अंगरक्षक दे सकता हूँ। आप यही चाहते हैं ना? जी हाँ आईजी साहब, मैं जानता था कि आप मेरी जान खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक कौन होगा? उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और थोड़ी देर बाद जब डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंतता के भाव थे। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर के बाहर भीड़ों के बीच बने एक कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक यह खतरा टल ना जाए तब तक यह कैबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। डिसूजा तेजी से कार से उतरा और उसने कैबिन का दरवाज़ा खोला। आइए डिसूजा साहब। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मेरा नाम ध्रुव है मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडो ध्रुव। आईजी साहब ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुमको? हा हा, तुम मेरी रक्षा करोगे? अरे, तुम्हारे जैसे बच्चे की रक्षा तो उल्टे मुझे ही करनी पड़ जाएगी। मैं आपकी शंका का कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चित रहिए, वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। हाँ, छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर, मैंने ऐसे ही वक्त के लिए यह रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत खूब, पर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे रहते। लेकिन एक बात तो बताइए, आपके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि या तो वो बहुत चालाक है या फिर बहुत बेवकूफ़। और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है। उसको क्या फिक्र? अंदर बैठे ध्रुव और डिसूजा इस बात से अनजान थे कि वो रोमन हत्यारा उनकी ही तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कोई अनहोनी होती, ध्रुव बीच में आ गया। यह तो मुझे ऐसे मार रहा है मानो मक्खी उड़ा रहा हो। यह लड़का मुझे बचा भी पाएगा? नहीं, गोली मत चलाना। लेकिन डिसूजा गोली चला चुका था। लेकिन ये क्या, गोलियां को तो इस पर कोई असर नहीं हुआ। डिसूजा बाहर की तरफ भागा और रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपका, लेकिन ध्रुव के कारण उसको फिर से रुक जाना पड़ा। इस बार उसने अपने शिकार भागने का गुस्सा ध्रुव पर उतारना शुरू कर दिया। ध्रुव को वार करने का कोई मौका नहीं मिला। वह किसी प्रकार ताकत बटोर कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक चमचमाती तलवार उसकी गर्दन पर आ लगी और अंदर घुसने लगी। ध्रुव के गले से एक खून की पतली धार नीचे रेंगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव का लास्ट टाइम निकट है। ध्रुव ने पूरा जोर लगाया और लकड़ी का गड़ा हुआ कीला बाहर आ गया। अगले ही पल ध्रुव का हाथ तेजी से घूमा और उसे भागने का मौका मिल गया। पीछे देखकर भागते हुए ध्रुव का पैर
एक पेड़ की जड़ में अटका और वह एक झटका खाकर नीचे गिर गया और उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। रोमन सैनिक ध्रुव को ऐसे ही हालत में छोड़कर चलता बना और अपने शिकार की खोज में निकल गया। पता नहीं कितनी देर बाद ध्रुव को धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अरे डिसूजा जी कहाँ गए? वह तेजी से कॉटेज की तरफ भागा। कॉटेज तो खाली है, लेकिन यह जमीन पर क्या पड़ा है? यह तो उस गोली का खोल है जो डिसूजा ने रोमन सैनिक पर चलाई थी। लेकिन यह तो... ओह, अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। वह तेजी से बाहर निकला और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ रवाना हो गया। और फिर शहर के एक फ्लैट में। हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ। गड़बड़ हो गई है। डिसूजा बचकर भाग निकला बॉस। क्या? खैर, जो होना था हो गया। लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। कभी नहीं। वाह क्या बात है, प्यार भरी बातें हो रही थी। तुम तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस कैबिन में सिर्फ 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, डिसूजा, मेरे और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि वे तीसरी उंगलियों के निशान किसके हैं। वे निशान तुम्हारे थे, तुम्हारे, यानी अपने जमाने के मशहूर दादा रंगा शाह के। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे बॉस का नाम और रोमन टॉप का पता। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, खुदा कसम। झूठ मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच में डूबा था कि मेरी बेटी के निकाह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तभी ना जाने कहाँ से एक अजीब आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? लेकिन उसने बिना कुछ बोले मुझे मारना शुरू कर दिया। उसका एक एक हाथ 100 किलो के हथौड़े की तरह पड़ रहा था। और फिर वो रुका और बोला, रंगा शाह, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम खुद समझ सकते हो। और अगर मान गए तो तेरी बेटी की शादी आराम से हो सकेगी। मरता क्या ना करता, मैं उसकी बात मान गया। मेरे हाँ कहते ही उसने मुझे कसकर एक झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेज पर एक चिट्ठी और वही रोमन टॉप और पोशाक रखी थी। यह रही वह चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था कि रंगा शाह को वो रोमन टॉप और पोशाक पहनकर केबिन में जाकर डिसूजा को मारना है। ओह समझा। लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? वह पूरा प्लान फेल हो गया। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा पर वह मुझको कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस जादुई पोशाक को लेकर उड़नछू हो जाऊं। पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर नज़र रखे हुए था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा मेरे सर पर पीछे से एक जोरदार वार हुआ। और जब तक मुझको होश आया तो ना तो वह पोशाक थी और ना ही वह टॉप और ना ही कोई पैसा। शायद तुम सच बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता था। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा? और उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पर्ल हार्बर पर समुद्र में खड़ी एक मोटर बोट से बोल रहा हूँ। तुम तुरंत पर्ल हार्बर आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, रोमन टॉप के विषय में। ही। बॉस ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ। एक तरफ ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में लापता डिसूजा को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपनी कार में पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे। खान साहब को भी बेसब्री से इंतजार था। यहाँ से मुझको दूर दूर तक का दिखाई दे रहा है। आज वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका है, डिसूजा पर हमला हो चुका है। मैं रोमन सैनिक नहीं हूँ। अब सिर्फ वह कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। अरे तुम तो आ गए, अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक धीरे से हंसा और उसने अपना पैर कसकर मोटर बोट पर पटका और पूरी मोटर बोट एक तरफ झुक गई। खान साहब संतुलन खोकर डेक पर गिर पड़े। रोमन हत्यारे ने सब कुछ अनसुना करके खान साहब को उल्टा लटका दिया और पानी में डुबो डुबो कर उन्हें मारने लगे। लगभग उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। श्रीवास्तव बाबू के पास कोई फ़ोन आया था साहब। उसी के तुरंत बाद वे पर्ल हार्बर चले गए। पर्ल हार्बर? ध्रुव एक पल भी नहीं रुका। हवा से बातें करती उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल सीधे पर्ल हार्बर पर जाकर रुकी। कार तो श्रीवास्तव बाबू की ही लगती है। ध्रुव, ध्रुव! ओह डिसूजा साहब, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर ही थक गया। थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझ रहा था कि रोमन सैनिक ने तुमको... खैर छोड़ो, मैंने अभी अभी श्रीवास्तव के घर फ़ोन किया था। पता चला कि वह यहाँ आया है। बस मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो आइए, यहाँ पर सिर्फ एक मोटर बोट ही दिख रही है। शायद उसी में कुछ हो। लेकिन जैसे ही वो दोनों मोटर बोट में घुसे भौचक्के रह गए। ओह खान साहब, खान साहब मर चुके हैं। लेकिन यह देखो ध्रुव, इधर आओ।
श्रीवास्तव श्रीवास्तव रोमन हत्यारा है। मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो खान पर था। उठ कमीने, खेल खत्म हो चुका है तेरा। नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब हर चीज शीशे की तरह साफ हो चुकी है। डिसूजा साहब उर्फ रोमन सैनिक, क्या बक रहे हो तुम? नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझको तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस जाकर वे चली हुई गोलियां देखी जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थी। वे गोलियां नकली थी। अपने आप को शक से बचाने के लिए तुमने रंगा शाह को रोमन हत्यारा बनाया। उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में रहे। किसी प्रकार तुमको यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया है और तुम यहाँ पहले से ही आदम के खान का कत्ल किया। और फिर जब श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए तो तुमने उनको किसी प्रकार बेहोश कर दिया। अपनी पोशाक उनको पहना दी और बाहर आकर मेरा इंतजार करने लगे। बस, क्या सबूत है इसका? यह रोमन टोप। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस पर हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। जो अगर तुम निर्दोष होते तो इस रोमन टॉप पर भी निशान कभी ना होते। इतने चालाक हो तो अब अपनी मौत से बच ले। डिसूजा के जोरदार वार से ध्रुव कैबिन के अंदर आ गिरा और डिसूजा ने लपक कर वो कैबिन बंद कर दिया। भागने की कोशिश बेकार है डिसूजा। दरवाज़ा तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा। दरवाज़ा टूटा मगर देर हो चुकी थी। ओह, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो बचना असंभव हो जाएगा। ध्रुव बिना किसी चेतावनी के उछला और उसने रोमन सैनिक बने डिसूजा को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया और डिसूजा बाहर डेक पर आकर गिरा। लेकिन डिसूजा पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके एक ही वार में ध्रुव नीचे आ गिरा। अब मैं तुमको बताऊंगा कि रोमन हत्यारे से उलझने का क्या नतीजा होता है। ध्रुव को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकती महसूस हो रही थी। तभी ध्रुव को एक समुद्री चिड़िया दिखी और गले से एक हल्की सी सीटी उगली और अगले ही पल उड़ती चिड़िया विद्युत की गति से नीचे उतर। ध्रुव एक बार फिर आ जाता। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ध्रुव ने डेक पर पड़ी लोहे की मोटी चेन उठाई और मेरे ख्याल से यह चेन इसको बांधे रख सकती है। लेकिन ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया कि उसका ख्याल गलत था। इस बार ध्रुव के पास कोई मौका नहीं था। डिसूजा के हाथ ध्रुव की गर्दन पर कस गए। ध्रुव के पैर हवा में उठ गए और उसका दम घुटने लगा। उस पर बेहोशी छाने लगी। लेकिन बेहोशी की हालत में भी ध्रुव के हाथ उठे और डिसूजा के सर पर रखा रोमन टॉप ध्रुव के हाथ में आ गया और पल भर में ही खेल पलट गया। मेरी ताकत कहाँ गई? टॉप के उतरते ही डिसूजा की सारी ताकत चली गई और ध्रुव के एक ही मुक्के में वो बेहोश हो गया। खेल वास्तव में अब खत्म हुआ था। और फिर बाद में, वाह ध्रुव, पर इस टॉप को पहनने वाले में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी? जादू से? जादू से नहीं पापा, यह देखिए, इस टॉप के अंदरूनी हिस्से में छोटी छोटी सुइयां सी उभरी हैं और इन सुइयों पर किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप है। जब इस टॉप को पहना जाता है तो ये सुइयां बहुत हल्के से पहनने वाले के सर में चुभती हैं और उनके जरिए यह रहस्यमय जड़ी बूटी शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी दवाई के प्रभाव से टॉप पहनने वाले की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस जड़ी बूटी को साफ कर देने के बाद यह रहस्यमय टॉप एक साधारण टॉप बनकर रह जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी सुपर कमांडो ध्रुव की दूसरी कॉमिक्स जिसका नाम था रोमन हत्यारा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।